नमस्कार, एक और वीडियो के साथ मैं अखिलेश सिंह। आप यूट्यूब के श्री कृष्ण आईएएस चैनल पे हमें देख रहे हैं। तो आज से हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे पूरे विस्तार से। सबसे पहले पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ताम्रपाषाण, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद उत्तरोत्तर जितने भी क्रम आएँगे, महाजनपद है, मौर्योत्तर है, गुप्तोत्तर है, इत्यादि सभी अध्यायों को हम पूरे विस्तार के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन पढ़ेंगे और फिर आधुनिक काल पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो जो है, ये क्लास है, किसी भी एग्ज़ाम वन डे कॉम्पिटिटिव हो या फिर पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ये मैं ऐसे ही हल्के में नहीं कह रहा हूँ। कृपया आप इसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस शुरुआत करिए और देखिए कि हमारे इस वीडियो से कितने हेल्पफुल आपको हो रहे हैं, कौन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत कुछ पढ़ने के बाद तो कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, उसके लिए नहीं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपको बनते दिखेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, हाँ, एक रिक्वेस्ट और आपसे है, कृपया चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होता है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे ऊपर एक दायित्व का बोझ बढ़ते जाता है और हमें एक दायित्व बोध होने लगता है, ताकि हमें एक्टिव रहना होता है और निरंतर आपके हित में सोचना पड़ता है। तो ये हमें आप बोध कराते रहिए इस प्रकार से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी करिए, ताकि सबको हेल्पफुल हो सके और हमारा परिवार जो है बड़ा हो सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ये तो आपको समझने की बात है। और जो भी सुझाव हो, ऑडियो, वीडियो, कंटेंट या जिस रिलेटेड भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, बेझिझक, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का सबसे पहले हम काल विभाजन देख लेते हैं। भारत के इतिहास हो, चाहे कोई भी इतिहास हो, मतलब मोस्टली हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 3 बार मतलब कि भाग में डिवाइड किया गया है इतिहास का काल विभाजन। एक प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अगर काल विभाजन की बात करें तो ये 3 भागों में काल को विभाजित किया गया है। एक प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में क्या है कि इस कालखंड में कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। यानी लिखित विवरण हमें नहीं मिला है, केवल अवशेष मिले हैं, उस आधार पे हम इस इतिहास को देखते हैं। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में है कि इस कालखंड में लिखित विवरण पर्याप्त तो नहीं है, या कुछ थोड़ा बहुत मिला भी है, तो उसे पढ़ा भी नहीं जा सका है। मतलब उसकी लिपि को समझ में नहीं आया है हम लोगों को, तो उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। वहाँ से अवशेष मिले हैं, उसमें कोई लिपि मतलब लिखित विवरण नहीं है कि जो हम पढ़ पाएँ। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें हमें कुछ लिखित मिला हुआ है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। उसका उदाहरण है हड़प्पा काल और कुछ वैदिक काल भी हैं, ठीक है? ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस कालखंड के अध्ययन के लिए पर्याप्त लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और पढ़ा भी जा सका है। तो ये महाजनपद काल है और उसके बाद का काल है। तो महाजनपद काल से हम ऐतिहासिक काल मानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पाषाण काल है, यानी पत्थर के काल का है, तो पाषाण युगीन काल इसे कहा गया है। इसके बाद तांबा का सबसे पहला धातु है जो तांबा है, जिसका आविष्कार हम मानव ने कर लिया था और इसका उपयोग भी किया था। तो तांबा प्रचलित में था इस काल में, इसलिए इसे ताम्र पाषाण, यानी तांबा और पाषाण दोनों को मिक्स करके जो हथियार बनाए जाते थे, जो यूज किए जाते थे, तो उसे ताम्र पाषाण युग कहा गया है। फिर तांबा को किसी धातु से मिलाने के बाद कांसा बनाया गया, तो कांस्य युगीन कहलाया। कांसा के प्रयोग से जब बहुत ज़्यादा चलन में हुआ तो उस युग को कांस्य युगीन कहा गया। इसके बाद में आया लोहा का, तो लोहा के प्रयोग होने से इसे लौह युग नाम दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि पदार्थों के उपयोग की वजह से युग को उसके नाम पे रखा गया है, ठीक है? जैसे पत्थर के उपयोग से पाषाण काल, तांबा और पत्थर के युग को ताम्रपाषाण, उसके बाद कांसा के उपयोग से कांस्य युगीन और लोहा के उपयोग से लौह युगीन। सर्वप्रथम जो पहिया है, लकड़ी से बना है, ध्यान रखिएगा इस बात को, जो कि नवपाषाण काल में खोजा गया। पाषाण काल को भी डिवाइड किया जाएगा आगे, तो उसमें 3 भाग में पाषाण काल को बाँटा जाएगा, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो इन 3 भागों में बाँटा जाएगा, तो पहिया जो है नवपाषाण काल में खोजा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? इसके बाद संवत की बात करें या फिर वर्ष की, तो सबसे पहला संवत है जो कि 57 बीसी में शुरुआत हुआ है, यहाँ पर 0 एडी है, तो यहाँ से पहले 57 बीसी में विक्रम संवत शुरू किया गया था, जो कि विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। फिर इसके बाद 0 एडी आता है, तो इस समय ईसा
संवत चलाया जाता है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म होता है इस दिन से। इसके बाद 78 एडी आता है, यानी 78 ईस्वी है। ये शक संवत की शुरुआत की जाती है, जो कि कनिष्क के राज्याभिषेक से शुरुआत होता है। इसके बाद 319 एडी में गुप्त संवत की शुरुआत की जाती है, जो कि चंद्रगुप्त जो थे उनका राज्याभिषेक किया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। 622 एडी आता है हिजरी संवत, जो कि मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किस उपलक्ष्य में गुप्त संवत शुरुआत किया जाता है, किया गया था, या फिर शक संवत, और कब किया गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये फिगर वाइज है, ठीक है। इसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक और है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में बात करें तो इस काल में आग की खोज हुई और चित्रकला का प्रथम साक्ष्य मिला, मतलब प्राचीनतम साक्ष्य। तो आग की बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल में होगा, और चित्रकला की बात करेंगे तो ये भी पूरा पाषाण काल में। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भीमबेटका की गुफा से, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद अब बात करेंगे मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में पहली बार पशुपालन आरंभ किया गया, और सर्वप्रथम किस पशु को पालन किया गया? कुत्ता को। तो कुत्ता सर्वप्रथम पालतू बनाया गया। अगर अंतरिक्ष में भी भेजने की बात की जाएगी तो सबसे पहले कुतिया थी, यानी कुत्ता का मेल फीमेल, ठीक है, कुतिया। इसका नाम लाइका था। तो ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष की बात हो या फिर सर्वप्रथम पालतू बनाने की बात हो, कुत्ता ही होगा, ठीक है। इसका साक्ष्य है पशुपालन का क्या? आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, और बागौर, जो कि राजस्थान में है। यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद नवपाषाण काल जो है तीसरा युग, इसकी खोज कौन कौन सी खोज की गई थी? कृषि करना शुरू किया गया, पहिया की खोज की गई, चाक की खोज की गई। चाक मतलब कुम्हार कुम्हार जो यूज करते हैं और मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं चाक से, उसकी खोज की गई। मृदभांड की खोज की गई, जो कि बर्तन थे मिट्टी के निर्मित, उसकी खोज की गई, ठीक है। इसमें बदलाव आते हैं कि मानव जो खाद्य संग्राहक पहले थे, यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ कुत्ता को अगर पालतू पशु बनाया जाता था तो पशुपालन आरंभ किया जाता था, तो मनुष्य घूम घूम कर खाना बटोरता था, संग्रहण करता था। तो मानव खाद्य संग्राहक था। लेकिन जब नवपाषाण काल आता है, समय बदलता है, तो यहाँ से खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन जाता है, यानी अस्थाई जीवन चलना शुरू करता है। उत्पादक कब बनेगा? जब एक स्थान पे रह के और उसके अगल-बगल भूमि पे उपजाता है, कुछ अनाज उपजाता है, तो वो अस्थाई जीवन हो जाता है। लेकिन खाद्य संग्राहक की बात करें, तो ये घूम-घूम कर खाद्य को बटोरता है। जैसे यहाँ पर कुछ मिला, तो यहाँ खा लिया, तो अब यहाँ तो नहीं मिलेगा, तो इसके बाद अब आगे बढ़ जाएगा मनुष्य, और यहाँ पे फिर नए जगह खोज में निकलेगा, ताकि वहाँ पे कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो ये खाद्य संग्राहक होता है, कलेक्टिंग करता है। लेकिन उत्पादक एक जगह रह के ही किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था कब शुरुआत हुई? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो है जीवन अस्थाई निवास होने लगा मनुष्यों का, ठीक है। प्रमुख स्थल की बात करें कि कौन-कौन से स्थल थे, तो मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान है, यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और मालिक और बकरी को एक साथ दफनाने का, यहाँ देखिए फिगर, मालिक और बकरी को एक साथ दफनाया गया है मेहरगढ़ में, और मेहरगढ़ में ही कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है। कोल्डिहवा जो है यूपी में है, ये चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पाषाणकालीन ही स्थल है, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि मेहरगढ़ किस लिए फेमस है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए, और मालिक और बकरी को एक साथ दफनाए जाने के लिए। वही कोल्डिहवा की बात करें जो यूपी में है, ये चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बुर्जुहोम जो है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, कर्त निवास, मालिक और कुत्ता के को एक साथ दफनाए जाने की मतलब कि वहाँ पे परंपरा मिला है। तो ध्यान रखिएगा कि बुर्ज होम और मेहरगढ़ में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मालिक और बकरी जो है मेहरगढ़ से, और बुर्ज होम से मालिक और कुत्ता को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है? हमारा पाषाण समाप्त हुआ। इसके बाद हम ताम्रपाषाण काल की ओर चलते हैं, जिसे कैल्कोलिथिक या फिर चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। यह कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ, यानी किसान थे और ग्रामीण संस्कृति यानी गाँवों की संस्कृति है, यहाँ से उदय होता है। कब? ताम्रपाषाण काल से। मतलब धीरे-धीरे अस्थाई जीवन जब नवपाषाण से हुआ, तो ग्रामीण जीवन बस्तियाँ बसने लगी, तो वो ताम्रपाषाण कहलाया। ताम्रपाषाण इसलिए भी कि तांबा का यूज़ होने लगा यहाँ पर, पत्थरों के साथ तांबा यूज़ होने लगा। इसमें कौन-कौन से मुख्य स्थल हैं जो कि संस्कृति हैं? एक जोरवे संस्कृति है जो कि महाराष्ट्र में उदय हुई थी। कायथा संस्कृति है जो कि मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश में,
और आहड़ जो कि राजस्थान में, और झूकर और झांगर जो कि सिंध में। ये सभी 5 संस्कृतियाँ आपको कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो पूछा जाता है कि कौन से काल की संस्कृति हैं, तो ताम्रपाषाण काल की हैं। और राज्य भी आपसे पूछे जाएँगे, तो राज्य को ध्यान में रखिएगा कि जोरवे महाराष्ट्र, कैथा और मालवा जो है मध्य प्रदेश, आहर राजस्थान और झुकर और झांगर सिंध में। सिंध यानी पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? एक क्वेश्चन है आपके लिए कि चैल्कोलिथिक या फिर कैल्कोलिथिक काल में अधिकांश वस्तुएँ किसकी बनी होती हैं? तो अधिकांश तांबा की या फिर पत्थर की? दोनों में कन्फ्यूजन है। तांबा एंड पत्थर, एंड नहीं और। तो आपको बताना है, तो सबसे ज़्यादा तांबा की, ध्यान रखिएगा इसमें। नगरीकरण किस काल में भारत का पहला नगरीकरण हुआ था? तो हम अभी ग्रामीण संस्कृति पढ़े थे कि ग्रामीण संस्कृति ये था, कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय। तो फिर यहाँ पर पूछा गया नगरीकरण का। तो ऑप्शन है पाषाण काल, ताम्रपाषाण, कांस्य युगीन या फिर हड़प्पा जिसे कहा गया, और लौह। तो ये आपको कांस्य युगीन होगा और हड़प्पा होगा। अगर द्वितीय ग्रामीण पूछा जाएगा तो हड़प्पा के बाद वैदिक होगा, वो द्वितीय ग्रामीण होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रथम नगरीकरण जो है आपको कांस्य युगीन होगा, हड़प्पा सभ्यता। यानी हड़प्पा में किस धातु का प्रयोग किया जाता है ज्यादा? कांसा का। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक यहाँ पर है कि लौह युग या फिर महाजनपद जो काल है वो दूसरी नगरीकरण होता है। ये एक चरम सीमा है कि जैसे पहले नगरीकरण, उसके बाद पहली ग्रामीण कौन? नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाण। तो फिर शहरी होगा, तो शहरी में कौन हो गया आपको? ये हड़प्पा। तो फिर एक ग्रामीण आएगा वैदिक, तो फिर एक शहरीकरण आएगा कौन? महाजनपद। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही चलता है, ग्रामीण के बाद शहरी होगा, शहरी के बाद फिर ग्रामीण होगा। इसी तरह से क्रम चलता रहता है। अब आइए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में। सबसे जो उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो जम्मू कश्मीर में मांडा है, ठीक है? और इसके बाद सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर यूपी में। अभी तक का खोजा गया स्थल सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर यूपी में, जो कि मेरठ के नजदीक है। और सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद महाराष्ट्र में। और सबसे क्या पश्चिमी स्थल है सुत कांगेडोर, जो कि पश्चिमी स्थल है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका अगर फिगर देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है किस आकृति में हुआ था, तो चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, चतुर्भुज, ठीक है? स्थल की बात करें तो भारत में महत्वपूर्ण स्थल कौन-कौन से हैं? तो एक मांडा हो गया, जो कि जम्मू कश्मीर में है, रोपड़ जो कि पंजाब में है, बनवाली और राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल और धौलावीरा गुजरात में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और आलमगीरपुर जो है यूपी में है। और कौन से? देसलपुर और रोजदी जो है वो भी गुजरात में है। देसलपुर और रोजदी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, आमरी है, कोट दीजी है, ये सभी सिंध में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में। बात को ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में भी पंजाब है। पंजाब का तात्पर्य होता है पंचजाब, पंचजाब यानी पंच आब, यानी 5 जो जल की नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। तो ये पंजाब जो है पाकिस्तान में भी है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में ही पड़ता है, और मोहनजोदड़ो, आमरी और कोटदीजी जो है सिंध में पड़ता है। वही सूतकांगेडोर जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है? उत्खनन बात करें हड़प्पा के बारे में, तो मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मदर गॉडेस मातृ देवी की। फिर इसके बाद अन्नागार, यानी 6 के 2 कतार में प्राप्त हुए हैं। अन्नागार यानी जो जो धान, मतलब कि अनाज थे, अनाज को स्टोरेज करने की जो बनाए गए थे अन्नागार, वो था, ठीक है? इसके बाद कांसा का दर्पण, ये कांसा का दर्पण था। इसके बाद कांसे की इक्का गाड़ी, ये सभी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई हैं। बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, स्नान करने वाला, ये नर्तकी हैं। इसके बाद सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं अधिक मात्रा में। फिर पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ पर देखिए शिव टाइप का बनाया हुआ है, और इनके चारों ओर पशु घेरे हुए हैं। इसके बाद विशाल अन्नागार यहाँ पर भी प्राप्त हुए हैं, और 6 के 2 अन्नागार जो हैं, 6 के कतार में, 2 कतार में 6-6 बनाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ भी। तो 2 कतार में बनाए गए हैं। तो ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से।
लेकिन बृहद स्नाना अन्नागार जो प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये आपको फंसा सकता है कुछ परीक्षा में। इसके बाद मेसोपोटामिया एक शहर थी, इसकी मुहर प्राप्त हुई है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। फिर इसके बाद नरकंकाल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है? तो एक हम समरी के रूप में कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास का यह अध्याय जो है मानव सभ्यता की नींव है, यानी मानव सभ्यता यहीं से विकसित हुई है, ये फाउंडेशन है। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता जो है नगर और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। वहीं नवपाषाण, देखिए यहाँ पर अगर पाषाण युग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आग और शिकार हुए थे, मतलब शिकार करके आग में पकाया जाता था। ये पाषाण काल से शुरुआत होती है। इसके बाद नवपाषाण काल में कृषि और पहिया का खोज होता है। बैलगाड़ी इसमें चलेंगे, बैलों को अब मतलब पशुओं को कृषि कार्य में लगाया जाएगा, इससे उपज बढ़ेगा। तो नवपाषाण काल में पहिया और कृषि होगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये क्रम है, जैसे अगर मान लीजिए पहिया का खोज हो गया, तो पहिया होगा तो कृषि होगा। कृषि होगा तो इससे क्या होगा? अधिक मात्रा में कृषि होगा। अगर पहिया से अगर बैल को पशुओं को यूज़ किया जाएगा अगर खेती में, तो अधिक मात्रा में धन प्राप्त होंगे, अनाज प्राप्त होंगे। तो क्या अनाज लेकर आदमी भ्रमण कर सकता है हर जगह? नहीं। तो एक अस्थायी जीवन प्राप्त होगा, यानी अपना अब रहने के लिए घर बनाएगा मानव, और घर बनाकर एक अस्थायी जीवन बिताने की प्रयास करेगा। तो यहाँ से अस्थायी जीवन का शुरुआत होता है नवपाषाण काल से। और अस्थायी जीवन प्राप्त करेगा तो फिर ये ताम्रपाषाण एक आएगा बीच में, जो कि ग्रामीण संस्कृति बनेगी। यानी गाँव में लोग एक जगह 5 लोग रहेंगे। इससे क्या होगा कि एक संस्कृति विकसित हो जाएगी कि सभी के साथ मतलब एक अपना भाईचारा और एक सभ्यता विकसित हो जाती है, रहते-रहते। इसके बाद फिर ग्रामीण में रहते-रहते इन लोगों की आवश्यकता होगी, व्यापार बढ़ेगा, तो एक शहरीकरण होगा। मतलब गाँवों का शहरीकरण होगा, तो इसके बाद ये हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ेंगे, नगर के रूप में, और व्यापार होगा। जैसा कि हम बताएँ, नगर के बाद फिर क्या होगा कि ये चरम पे पहुँचेगा शहरीकरण, तो फिर लोग गाँव में आना पसंद करेंगे और ग्रामीण संस्कृति विकसित होगी, तो वो वैदिक हो गया। फिर ग्रामीण रहते-रहते धीरे-धीरे व्यापार होगा, उसके बाद फिर शहरीकरण होगा, तो लौह युगीन काल आएगा, जिसको हम महाजनपद कहेंगे। तो ये एक सिलसिला है, क्रम है, वो चलते रहता है, डेवलप होते रहता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि बाढ़ से लोग मर गए उस समय के, तो मार्शल और मैके ने कहा है कि बाढ़ से मर गए, मतलब सभ्यता समाप्त हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि बाह्य आक्रमण हुआ जिससे इन लोग समाप्त हो गए। तो मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने कहा था ये बात कि युद्ध से समाप्त हुए। ऑरेल स्टीन नामक एक ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ, इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया। इसके बाद वत्स ने कहा, एमएस वत्स जिसे कहा जाता है, ये इन्होंने कहा कि नदी मार्ग में परिवर्तन होने की वजह से सभ्यताएं ये समाप्त हो गई। और डीपी अग्रवाल ने कहा कि नहीं नहीं, सुखाड़ पड़ा था और शुष्कता से लोग समाप्त हो गए यहाँ के। ठीक है? इसके बाद बात करें कि लोथल जो था, लोथल में क्या क्या प्राप्त हुआ था, इसलिए लोथल फेमस था। तो एक सेकंड, लोथल जो था बंदरगाह था, पतन था, डॉकयार्ड, यहाँ पर जहाजें आकर, पानी वाली जहाजें आकर रुकती थी और यहाँ से विदेशी व्यापार होते थे। दिलमन, माकन, मेलुहा इत्यादि सभी जो शब्द थे, मेलुहा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो दिलमन जो बहरीन थे, दिलमन और माकन, यानी इन लोगों के साथ व्यापार होता था, तो उसके लिए बंदरगाह होना चाहिए था। तो ये बंदरगाह कहाँ था? लोथल नामक शहर में। युगल सावधान मिले हैं, यानी पेयर में दफनाया गया है। इसके बाद अग्निकुंड मिले हैं। इसके बाद हाथी दांत के स्केल मिले हैं। इसके बाद विभिन्न आकार के बाट मिले हैं। बाट मतलब बटखारा, तराजू में जो यूज किए जाते हैं कि ये इतना केजी है, वो बाट मिले हैं। और घोड़ा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद चावल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। इसके बाद धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा 2021 में भारत के 40वें विश्व विरासत स्थल में शामिल हो गया यूनेस्को में। यहाँ पर एक साइन बोर्ड मिला है कि यहाँ पर आगे ये है, वो है, मतलब साइन ऐसे इंडिकेट करने के लिए। इसके बाद यहाँ का दुर्ग स्तरीय जो है, त्रिस्तरीय विभाजन था, 3 भागों में दुर्ग बटा हुआ था। भवन निर्माण में पक्के ईंट के साथ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन था, वाटर मैनेजमेंट। अगर सिंधु घाटी सभ्यता फेमस हुआ है तो वो जल प्रबंधन और सड़कों की वजह से फेमस हुआ था। और स्टेडियम मिला है यहाँ पर। ठीक है? कालीबंगा की बात करें तो यहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं। बनवाली की बात करें तो बनावली में हल के आकृति का एक खिलौना प्राप्त हुआ है।
और एक सरसों का ढेर यानी भूसी प्राप्त हुई है सरसों का एक जगह से, ठीक है, यहाँ पर बनवाली में। चनहुदड़ों में बात करें तो यहाँ पर कारखाना लगाया गया था गुड़िया बनाने का, मनका बनाने का। कारखाना कहाँ था? चनहुदड़ो, यानी इंडस्ट्रियल सिटी कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का? चनहुदड़ो था। कुत्ते, बिल्ली इत्यादि के पद चिन्ह कहाँ पर थे? तो चनहुदड़ो में मिले थे। सुरकोटदा की बात करें और रंगपुर में, तो सुरकोटदा में घोड़ा के मतलब अवशेष प्राप्त हुए हैं और रंगपुर में धान की भूसी प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें कि कैसे आखिर मतलब कि धरती में मतलब जमा हुआ एक सभ्यता को आदमी अचानक से खोज निकाला। तो ये बात 1826 की है जब चार्ल्स मैसन थे, इन्होंने सबसे पहले जानकारी दिया। यहाँ कुछ लग रहा है कि दबा हुआ मिला है। तो सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने जानकारी दिया। 1921 में दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की। उसके डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल थे 1921 में। अगले ही वर्ष 1922 में आर डी बनर्जी जो थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो नामक एक शहर की खोज कर दी। इसके भी डायरेक्टर जो थे वो जॉन मार्शल ही थे, ठीक है। तो ये सिलसिला आगे बढ़ते गया और मतलब अभी वर्तमान में खुदाई जारी है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला शहर जो था हड़प्पा शहर था खोजे जाने वाले में, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम रखा गया ताकि पहला खुदाई किया गया शहर वो हड़प्पा ही था। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और भी तो सभ्यताएं रहती होंगी, जैसे हमने बताया कि दिलमन माकन इत्यादि सभ्यताएं थी। तो तभी तो व्यापार होता था, बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। तो और सब समकालीन सभ्यताएं होती थी, जैसे क्रीट की सभ्यता यूनान में। तो यूनान की सभ्यता उस समय थी। क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी, इजिप्ट यानी मिस्र में। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी दजला और फरात नदी के किनारे पर, और चीन की सभ्यता हवांगहो नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। तो ये सभी चारों समकालीन सभ्यताएं विकसित थी उस टाइम। इसके बाद बात करें कि कुछ जो सभी शहर थे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट या फिर जो भी शहर थे वो नदियों के किनारे ही थे। इसलिए जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं प्राचीन भारत में वो सभी नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। जैसे मांदा शहर है, तो मांदा कौन से नदी के किनारे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हड़प्पा जो है पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में, रावी नदी पर। रोपण जो है सतलज नदी पर। कालीबंगन जो है घग्घर नदी पर। लोथल जो है भोगवा नदी पर। आलमगीरपुर जो यूपी में है हिंडन नदी पर। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर। धौलावीरा मनसर एवं मनहर नदी पर। सुतकांगे डोर जो है दास्क नदी पर है। और दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पश्चिमी सबसे दक्षिणी भाग है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो प्रवरा नदी पर है। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यूपी आलमगीरपुर प्राप्त हुए हैं। दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है। गुजरात में तो बहुत सारे स्थल हैं, धौलावीरा गुजरात में ही है, लेकिन बंगाल में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी तक खुदाई से हमें नहीं प्राप्त हुआ है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त सामग्री का अवरोही क्रम बताना है। सबसे पहले पत्थर प्राप्त हुए हैं, फिर तांबा प्राप्त हुए हैं और इसके बाद कांसा प्राप्त हुए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि हम अभी अभी जस्ट पहले बताएं। धार्मिक जीवन बात करें किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है। इसके एक और बाघ और हाथी मिले हैं। यहाँ पर हाथी देखिए, यहाँ पर बाघ। एक और गैंडा और भैंसा मिला हुआ है और दो हिरन सामने मिले हुए हैं। यानी धार्मिक जीवन जो है पशुपति मोहर मिली है, इससे प्राप्त होता है कि जैसे पशुओं की भी उतनी मान्यता थी और उसके देवता थे पशुपति। यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि मूर्ति पूजा होती रही होगी, तभी तो मूर्ति की मिली है हमें। इसके बाद बात करें तो आद्य शिव यानी पशुपति की ही पूजा होती थी, और भी अन्य देवताओं की पूजा होती होगी, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। पार्वती और गणेश की पूजा के प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं, तो हम अनुमान इसके बारे में नहीं लगा सकते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है कि मंदिर के प्रमाण कहीं नहीं मिले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें पूजा के प्रमाण तो मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा से, लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं अभी तक। पूजा पद्धति की बात करें तो अग्नि पूजा होती थी, यानी आग को देवता माना जाता था। कालीबंगा और लोथल में इसके प्रमाण मिले हैं। प्रकृति की पूजा होती थी, जैसे जल की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी, नाग की पूजा होती थी, ये सभी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। और अंधविश्वास भी भरे पड़े थे, जैसे ताबीज मिले हैं, एमुलेट्स।
ताबीज मिले हैं तो इससे हमें अंधविश्वास के भी प्रमाण मिल रहे हैं। समाधान की बात करें तो इसमें दाह संस्कार होते हैं, मतलब तीनों प्रकार के अंशतः समाधान है, पूर्णतः समाधान है, तीनों विधियों के प्रमाण मिले हैं जो कि वर्तमान समय में प्रचलित है। धार्मिक जीवन में और बात करें तो बहुदेववादी के समर्थक थे, प्रकृति पूजक थे, जादू टोना में विश्वास रखते थे, आत्मा और परलोक में विश्वास रखते थे। वही आर्थिक जीवन की बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या आ पाएंगे? कृषि, खेती करते थे। कौन कौन सी फसलें थी? गेहूं थी, जौ, सरसों, कपास इत्यादि सभी फसलों का खेती होता था। ठीक है। सर्वप्रथम कपास की खेती यहीं किए गए थे। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसलिए यूनानी जो थे इन्हें सिंडन कहते थे। सिंडन से ही हिंडन बना, हिंडन से ही इंडस से रिवर सिस्टम नाम दिया गया। कृषि के साक्ष्य की बात करें तो बनवाली जो है, बनवाली से हल के आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। रंगपुर और लोथल से चावल यानी धान के प्रमाण मिले हैं। चावल प्रमुख फसल नहीं थी। प्रमुख फसल कौन था? गेहूं। गेहूं एंड जौ। लेकिन चावल के भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर और लोथल से। तंबाकू का उत्पादन नहीं होता था। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि तंबाकू का उत्पादन नहीं होता था। पशुपालन की बात करें, क्यों हमें प्रमाण मिलता है कि पशुपालन भी होता था? क्योंकि मोहरों पर पशु सबसे अधिक पाए गए हैं। इसके बाद एक श्रृंगी गैंडा सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, और कुबड़ वाला जो सांड था यह भी महत्वपूर्ण था, पूजनीय था। घोड़ा, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, घोड़ा, मुहरों पर घोड़ा और शेर दो ऐसे जंतु हैं कि जो मुहर पर प्राप्त नहीं हुए हैं। घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया था, परंतु हड्डी और अवशेष मिले हैं सुरकोटडा और लोथल में। तो पालतू नहीं बनाया जाएगा इसका मतलब थोड़े है कि वहां पर पाया नहीं जाएगा। ये 69वीं बीपीएससी का भी क्वेश्चन था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हड्डी का अवशेष मिला है सुरकोटडा से और लोथल से, भले ही पालतू न बनाया गया हो। व्यापार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में दो प्रकार के व्यापार होते थे, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार मतलब अपने एक दो शहरों से होते थे, और बाह्य व्यापार जो है मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ होते थे। जो अक्कद के शासक थे सरगौन, इनके अभिलेख से व्यापारिक संबंध की चर्चा मिली है। तो ध्यान रखिएगा कि हमें व्यापार, बाह्य व्यापार की जो मतलब कि प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो अक्कद के शासक जो सरगौन था उसके अभिलेख से हमें प्राप्त हुए हैं। व्यापारिक नाम की बात करें तो मेलुहा, मेलुहा कहा गया है हड़प्पा। दिलमन किसे कहा गया है? बहरीन को। और माकन किसे कहा गया है? ओमान तट को। ठीक है। आयातित वस्तुएं, कुछ वस्तुएं होती थी जो कि मंगाए जाते थे विदेश से, जैसे तांबा। तांबा कहाँ से? विदेश से नहीं, मतलब अपने में यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंगाते थे। तो खेतड़ी राजस्थान से। टीन कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान से। सोना, ये ईरान और फिर कर्नाटक के खान से। और चांदी जो है ईरान से मंगाए जाते थे। फिरोजा जी से अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और लाजवर्द जो था, लैपिस लाजुली, ये बदखशां से मंगाया जाता था। अफगानिस्तान से ये भी मंगाया जाता था। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु का सर्वाधिक व्यापार करते थे? विलासिता और सूती वस्त्र इत्यादि सभी के। ठीक है। माप तौल की बात करें तो हाथी दांत के स्केल माप तौल के रूप में यूज किया जाता था। इसका प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। बाट का आकार घनाकार था, घन घन के आकार का। और माप की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। ठीक है। जैसे आज दशमलव पद्धति है, तो उस समय 16 के होती थी। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो मुहरें जो हैं मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें हैं, जो कि मोहनजोदड़ो और लोथल से मिली हैं। और हड़प्पा की मुहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं, सुसा और निपुर से। ठीक है। यानी एक दूसरे की जगह से प्राप्त हुई हैं। परिवहन की बात करें तो बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, ये सभी परिवहन के रूप में यूज होते थे। ठीक है। बंदरगाह जो था लोथल था। लोथल बंदरगाह सिटी था। इसके बाद देखें कि मातृसत्तात्मक समाज था। सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोग मतलब यूज करते थे। और हड़प्पावासी सौंदर्य के प्रति एकदम सचेत थे। बाहर से सबसे अधिक सौंदर्य के वस्तुओं को मंगाते थे। मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, शिकार, पासा का खेल, बैलगाड़ी की रेस, भैंसा लड़ाई इत्यादि सभी होता था। घुड़दौड़ और रथ दौड़ नहीं होता था। इस बात को ध्यान रखिएगा, घुड़दौड़ और रथ दौड़ नहीं होता था, क्योंकि घोड़ा को पालतू पशु नहीं बनाया गया था। नगर नियोजन की बात करें तो नियोजित नगरें होती थी। शतरंज आकार का नगर होता था, यानी चौखुट्टा, ऐसे इस प्रकार का। ग्रिड पद्धति ये कहलाती है एकदम बिल्कुल। इसके बाद नगर जो है दुर्गीकृत, यानी किलाबंदी होते थे। जैसे एक नगर हो गया ये बीच में, तो इसके चारों ओर किले बनाए जाते थे ताकि नगर जो है सुरक्षित रहे। ठीक है। पश्चिमी टीला दुर्ग होता था जहां पर शासक वर्ग रहता था।
और पूर्वी टीला आवासीय होता था जो कि जन सामान्य रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर दो टीलों में विभाजित थे। पूर्वी टीला आवासीय क्षेत्र था जहां जन सामान्य निवास करते थे जो कि बड़ा होता था, और पश्चिमी टीला जहां की दुर्ग या फिर गढ़ी कहलाता था, जहां शासक वर्ग रहते थे, छोटा होता था और ऊंचा होता था। दुर्ग अपवाद में बात करें तो एकल दुर्ग पाए गए हैं, जो कि ये नगर हो गया तो इसको एक ही दुर्ग से घेरा गया है, वो लोथल और सुरकोटदा है। और त्रिस्तरीय यानी अपर, मिडिल और लोअर तीन प्रकार के दुर्ग के रूप में विभाजित किया गया है। ये धौलावीरा है, एकमात्र है, ये पूछा जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट है। और जहां पर कोई दुर्ग नहीं होता था वो आमरी है, कोटदीजी है और चनहुदड़ो है। यहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं प्राप्त हुए हैं। भवन की बात करें तो सड़क के दोनों ओर भवन का निर्माण हुआ था। सड़क हो गया, यहाँ दोनों ओर भवन है, ये और ये। भवन में पक्की ईंट का निर्माण होता था, मतलब प्रयोग किया जाता था। और भवन एक मंजिला और दो मंजिला, मैक्सिमम दो मंजिला प्राप्त हुए हैं। और लगभग अधिकांश घरों में कुआं और आंगन प्राप्त हुआ है, कुआं और आंगन। दरवाजा जो है और खिड़की इधर रोड की ओर ना खुलकर इधर खुलते थे, उल्टा साइड, ठीक है, गलियारों की ओर। इस गली में है, इधर खुलते थे। भवन की बात करें तो लोथल जो है, यहाँ कुछ भवन के दरवाजा और खिड़की मुख्य सड़क की ओर मिले हैं। लोथल में थोड़ा सा मतलब दरवाजा सड़क की ओर मिला है। लेकिन कालीबंगा जो है, यहाँ कच्ची ईंट के भवन भी मिले हैं और नाली भी मिली है। धौलावीरा बात करें तो भवन निर्माण में पत्थर के प्रयोग किए गए हैं। पत्थर के प्रयोग कहाँ किए गए हैं? धौलावीरा में। इसके बाद नाली की बात करें तो समकालीन सभी सभ्यता में जो है, हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रबंधन सबसे उन्नत था, यानी जल को निकालने का जो प्रबंधन मैनेजमेंट होता था सबसे उन्नत था। और सड़क के दोनों ओर नाली बनाए गए थे। अपवाद की बात करें तो कालीबंगा और बनावली में जल निकास का बेहतर उपाय नहीं था, बाकी सभी नगरों में बहुत ही बेहतर उपाय किए गए थे। इसके बाद ईंट की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर पक्की ईंट का प्रयोग किया गया, पक्का ईंट का, ठीक है। अलंकृत ईंट का प्रयोग कहाँ किया गया है? कालीबंगा में, यानी उस पर कुछ न कुछ फिगर बनाया गया है, कहाँ पर? कालीबंगा में। और वक्राकार यानी टेढ़ा मेढ़ा ईंट का प्रयोग कहाँ किया गया है? चनहुदड़ो में। अब ध्यान दीजिएगा कि ईंट का रेशियो क्या होता था। अगर 4 लंबाई है तो 2 चौड़ाई होगा और 1 ऊंचाई होगा। इसी रेशियो में लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये सभी आपका होता था रेशियो। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और कच्ची सड़क का प्रयोग इसमें होता था, मतलब कच्ची सड़क भी होते थे। और मुख्य सड़क सबसे अधिक चौड़ा होता था, उसके बाद पतला होते जाता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो है जो कि सड़क के कुछ भाग को पक्की सड़क बनाने का प्रयास किया गया था, मोहनजोदड़ो। और एक दूसरे को समकोण पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सड़कें काटती थी। मृदभांड की बात करें, बर्तनों की बात करें जो कि मिट्टी के होते थे, इस सभ्यता में लाल और काले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। और लोथल में मृदभांड से नाग का चित्र भी मिला है, इस पर नाग भी चित्र बनाया गया है, ठीक है। कहानी चित्रण भी किया गया है, कहाँ पर? लोथल में। मृदभांड में एक पेड़ के ऊपर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये प्राप्त हुआ है कहाँ से आपको? लोथल से। एक ऊपर चिड़िया बैठी है जिसके मुंह में मछली है और नीचे से भेड़िया इंतजार कर रही है, क्योंकि पंचतंत्र के स्टाइल का स्टोरी इस पर दर्शाया गया है। लिपि की बात करें तो ब्रूस्टोफ्रेडन लिपि होती थी। इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, जो कि भाव चित्रात्मक होती थी। इस पर चित्र बनाए जाते थे जिसको आपको भाव समझना होता था, ठीक है। यह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस लिपि को सर्पाकार यानी बुस्टोफ्रेडन भी कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा लिपि को गोमूत्र लिपि भी कहा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बुस्टोफ्रेडन को गोमूत्र लिपि भी कहा जाता है। मुहरों की बात करें तो सामग्री और जानवर जो हैं, इसमें टेराकोटा और सेल खड़ी से बनाए गए हैं। कि कौन-कौन से जानवर के चित्र मिले हैं? तो एक श्रृंगी गैंडा का, कुबड़ वाले सांड का, बाघ का, हाथी का और हिरण का, इत्यादि सभी का चित्र प्राप्त हुआ है। चित्र किसके नहीं मिले हैं? तो गाय के, घोड़ा के और शेर के, इत्यादि सभी जानवरों के चित्र जो है मुहर पर नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इसको पूछा जाता है कि गाय और मतलब ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कि किसके चित्र मिले हैं और इन तीनों का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक मुहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। आपको लोथल नहीं लगाना है, सबसे अधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहर कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये हड़प्पा होगा। मेसोपोटामिया में बेलनाकार मुहर प्रयोग होता था। मेसोपोटामिया की जो मुहरें होती थी वो मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुई हैं, क्योंकि व्यापार होता होगा, ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। हड़प्पा की जो मुहरें हैं, हड़प्पा की यानी यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें, वो मेसोपोटामिया के ऊर, सुसा और निपुर ये शहर होते थे, वहां से प्राप्त हुई है। यानी यहाँ का मुहर वहां गया है तो, और वहां का मुहर यहाँ आया है, इसका मतलब बाहरी व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में होता होगा।
हड़प्पावासी मृतकों का दाह संस्कार, अंशतः शवाधान और पूर्णतः शवाधान तीनों करते थे। और दाह संस्कार के बाद अवशेष को मुर्दभांड में रखकर दफनाने का भी प्रमाण मिला है। और अंशतः सावधान जो है, शव को खुले स्थान में छोड़कर बाद में हड्डियों को दफनाना, ये कहलाता है। दाह संस्कार क्या कहलाता है कि उनके अवशेष को मुर्दभांड में रखकर दफनाया जाता है। और पूर्णतः सावधान वो कहा जाता है कि मृतकों का सिर उत्तर की ओर रखकर और पैर जो है दक्षिण की ओर किए जाते हैं, जो कि आज के समय में भी प्रचलित है। कब्र में मृतकों के साथ आवश्यक सामग्री को भी दफनाया गया है, जो कि आज भी कर्मकांड का एक मुख्य हिस्सा है। समाधान की बात करें तो धौलावीरा जो है पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाने का प्रमाण मिला है। जो धौलावीरा में है पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है। कालीबंगा में मृतक को पेट के बल दफनाने का यानी उल्टा दफनाया गया है। कहाँ पर? कालीबंगा में। लोथल में जो है युगल समाधान, सती प्रथा के भी प्रमाण हो सकते हैं, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता हो युगल समाधान यानी मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया हो, तो सती प्रथा प्रचलित रहा हो। और करवट लेकर भी दफनाने का प्रमाण लोथल में प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुए हैं, एकमात्र शहर है जहाँ से कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा में कब्रिस्तान R37 मिले हैं। उत्तर हड़प्पा काल में कब्रिस्तान एच अक्षर से प्राप्त हुए हैं। R37 मतलब 37 यहाँ पर शव दफनाने की व्यवस्था होती थी, ठीक है। राजनीतिक जीवन की बात करें तो हड़प्पावासी शांति प्रिय थे और संभवतः जो शासन था वो व्यापारिक वर्ग के हाथ में होता था, ठीक है। और मंदिरों का अभाव दर्शाता है कि पुरोहित शासन की अनुपस्थिति होती होगी। हम यहाँ पर आपको बता ही दिए हैं कि पतन के बारे में क्या-क्या कहा गया है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद रंग का कुआं और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है। इसके बाद बात करें तो घटना चक्र में कुछ क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पर शामिल किए हैं कि घटना चक्र के जितने भी आपको पढ़ने न पड़ेंगे, तो देखिएगा कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, जो कि एक पुरातात्विकविद थे और भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जो कि पाषाणकालीन खोजकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि ब्रिटिश थे। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय जो कि इंग्लैंड में है, थॉमसन था एक, उसने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग युग का त्रियुगीन विभाजन किया है। यानी तो किसका किसका? पाषाण का और लोहा का, ये तीनों का ट्राइयुगीन विभाजन किया है, 3 कालों में बांटा है, ठीक है। थॉमसन को टॉमसन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो लौह युग और पाषाण काल को 3 भागों में किसने बांटा है? तो थॉमसन ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे और पुरातात्विकविद थे और भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इन्होंने पाषाणकालीन खोज की है। पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर भी 3 युग में बांटा गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल में हस्त कुंठार, खंडक, विदारिणी यानी हैंड एक्स, हाथ से हथौड़ा जो कुल्हाड़ी होता है उस प्रकार का, चॉपर जो फेंकने वाला होता है, चॉपिंग जो कि फेंका जाता है, फलक उपकरण यानी जो ऐसे होता है, क्या मतलब पत्थर हो गया, इसके ऊपरी जो पापड़ होता है उससे पापड़ी से जो बनाया जाता था तो वो फलक उपकरण कहलाता था। तो ये फलक संस्कृति जो है मध्य पूरा पाषाण काल से शुरुआत हुई है, जिससे कि फ्लेक और ब्लेड की बनाया गया है। और उच्च पूरा पाषाण काल से दक्षिणी खुरचनी जो कि ब्लेड ब्यूरियंस के रूप में बनाया गया है, ये हथियार होते थे। मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर पशुपालन शुरुआत की गई थी, जो कि आदमगढ़ से मतलब प्राप्त हुआ है, एमपी में जो है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से हमें ये अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसकी जानकारी मिलती है। और एक बागौर है जहाँ भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से भी पशुपालन के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका जो है एमपी में रायसेन जिले में पड़ता है। महदाहा मतलब ये शहर है, ये आपको पूछे जाएंगे कि भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो भीमबेटका किस लिए फेमस था? तो भित्ति चित्र के लिए, प्राचीनतम मतलब चित्रकला के लिए फेमस है भीमबेटका। कहाँ पड़ता है? एमपी के रायसेन जिले में। महदहा, सराय नहराय, दमदमा, यहाँ से हड्डी निर्मित उपकरण मिले हैं। पाषाणकालीन स्थल है ये, ठीक है। दमदमा प्रतापगढ़ यूपी में है और दमदमा से यहाँ 3 मानव कंकाल एक ही साथ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। महदहा कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। लेखैया कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। पैसरा कहाँ पड़ता है? बिहार में। और बीरभानपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो आपको अगर सजाने के लिए दिए जाएंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि नवपाषाण काल के स्थल हैं, जैसे खाद्यान्न और कृषि के में कौन-कौन से खाद्यान्न के लिए कृषि किए जाते थे? जौ हो गया, गेहूँ हो गया और चावल हो गया। ये सभी खाद्यान्न कृषि के रूप में सबसे प्रचलित थे। स्थल कहाँ कौन-कौन है जहाँ से प्राप्त हुए हैं? जैसे लहुरा देव जो संत कबीर नगर यूपी में, यहाँ पर प्राप्त हुआ है जौ का, लेकिन धान भी यहाँ प्राप्त हुए हैं।
वहीं मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और वीट यानी गेहूं के भी अ, मतलब कि फसल के वो साक्ष्य मिलते हैं। कुलडीहवा जो कि बेलन नदी घाटी यूपी में पड़ता है, यहाँ से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव की बात करें तो मानव के जीवाश्म जो है नर्मदा नदी घाटी जो कि हथनौरा सीहोर एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में हथनौरा जगह है जो कि नर्मदा नदी घाटी के में स्थित है। यहाँ से जीवाश्म प्राप्त हुए हैं मानव के। इसके खोजकर्ता कौन थे? अरुण सोनकिया 1982 में। मानव के स्थायी जीवन का प्रमाण सबसे पहले मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान यूपी सॉरी पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के सॉरी ठीक है। इसके बाद आहर सभ्यता जो है कृषक और पशुपालक थी। ताम्रपाषाण ताम्रवती इसे भी कहा जाता है। और लाल और काला मृदभांड यहाँ पर पाया जाता था, जिस पर सफेद यहाँ पर देखिएगा तो ज्यामितीय बनाया जाता था, मतलब पहचान चिन्ह बनाए जाते थे। गेहूं जौ और चावल आहर सभ्यता की प्रमुख फसल होती थी। मेहरगढ़ पाषाण काल से हड़प्पा तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर पाषाण काल से हड़प्पा तक के अवशेष की बात करेंगे कहाँ से प्राप्त हुआ है किस स्थल से, तो वो मेहरगढ़ है। नौदा टोली मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसके उत्खननकर्ता एचडी संकालिया है। मतलब कुछ स्थल है जहाँ के उत्खननकर्ता और जगह पूछे जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। राख का टीला जो है संगन कल्लू ने खोज किया था, ठीक है, यहीं पर। इसके बाद भीमबेटका की बात करें तो यहाँ पर गुफा चित्रकला जो कि हम आपको बताए हैं कि एमपी के रायसेन जिला में पड़ता है, तो यहाँ पर गुफा चित्रकला का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है जो कि मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। और इसके खोजकर्ता जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर हैं। एमपी रायसेन जिला में पड़ता है, अब्दुल्लागंज नामक जगह के पास। यहाँ पर हाथी के चित्र, हिरण के चित्र और सांभर के इत्यादि तीनों के चित्र सबसे अधिक मात्रा में बनाए गए हैं, ठीक है। बुर्ज जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि गर्त आवास के रूप में मतलब यहाँ पर पाया गया है। और मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है। लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा, लेखहिया से, ठीक है। भारतीय पुरातत्व जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, जिसके जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्होंने ही भारतीय पुरातत्व की स्थापना की थी। और मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इसका आधुनिक नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, कहाँ पर? भोपाल में, ठीक है। सिंधु सभ्यता की बात करें तो मानव समाज विलक्षण है, क्यों? क्योंकि यह अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। और खाद्य मानव जो है, मानव का विकास खाद्य संग्राहक से कृषि हुआ और कृषि से उत्पादन अधिशेष होने लगा, जिससे कन्वर्ट करके उद्योग के रूप में बनाया गया। सिंधु सभ्यता गैर आर्य थे क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। और आर्य सभ्यता जो है, जो कि आगे चल के वैदिक सभ्यता के रूप में आएगा, वो ग्रामीण सभ्यता होगा। आर्यों से पूर्व रखे जाने का मुख्य कारण क्या था? मृदभांड था। मृदभांड इसके पहचान में आ जाते थे कि लाल और काले थे। और आगे चल के मृदभांड लाल काले पर सफेद ज्यामितीय बनाए जाएंगे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पहचान था। जानकारी का मुख्य स्रोत मोहर था, मोहर से हमें जानकारी मिलती है। चांदी की प्राप्ति जो है राजस्थान की जावर और अजमेर की खान से प्राप्त होती थी, सिंधु घाटी का, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन मार्शल, सॉरी मतलब इसके हेड थे। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा स्थल की बात करें, तो इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, जो कि साहिवाल पाकिस्तान पंजाब में पड़ता है और रावी नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। इसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करें तो राखल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। और अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता है, ठीक है। राखीगढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा में है। धौलावीरा की खोजकर्ता आर एस बिष्ट हैं, जो कि गुजरात में है। और लोथल भी गुजरात में है। आर आर राव इसके खोजकर्ता हैं, मतलब उत्खनन करता है, ध्यान रखिएगा। और भोगवा नदी के किनारे है और अहमदाबाद में पड़ता है, ठीक है। बनावली जो है हरियाणा में पड़ता है, फतेहाबाद घग्गर नदी के किनारे। सहगौरा जो है मौर्यकालीन स्थल है, यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है और अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सहगौरा से। ये मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, ठीक है। नावपात जो कि मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव मिला है। लोथल चूंकि बंदरगाह था, बंदरगाह शहर था, तो यहाँ से नाव प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो आंतरिक व्यापार के लिए फेमस था नदियों के माध्यम से। चनहुदड़ो के उत्खनन करता थे कौन? जे एच मैके, ठीक है। सुमेर से लोगों का पलायन होता था चनहुदड़ो, ये भी आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पर प्रमाण के रूप में। हुलास जो है सहारनपुर यूपी में है। पालू जो है हरियाणा में है। तधेरी पंजाब में है। मांडी यूपी में है। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, लेकिन मांडी की बात करेंगे तो यूपी में है। और सनौली जो है बागपत जिले में है। सनौली बागपत जिले में यूपी में है, ठीक है।
सभ्यता के बृहद स्थल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा स्थल कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो मोहनजोदड़ो था। लेकिन ये क्या था? पाकिस्तान में था। हड़प्पा दूसरे नंबर पर था, ये भी पाकिस्तान में था। कनेरी वाला ये भी पाकिस्तान में था। यानी सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, उसके से छोटा हड़प्पा, उससे छोटा गनेरी वाला, उससे छोटा राखीगढ़ी। यानी अगर भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल सबसे बड़े कहेंगे जाएंगे तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है ये आपको होगा। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल की बात की जाएगी तो ये मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है। और 5वें नंबर पे धौलावीरा आता है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्विसौ संस्कार जो हैं वो प्राप्त हुए हैं कुछ स्थलों पे, जैसे लोथल में यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ है, द्विसौ संस्कार के 3 प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा में 1 प्राप्त हुआ है, और राखीगढ़ी में 2। वर्तमान में यूपी के बागपत जिले के सोनौली में 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। वृषभ मुद्रा जो कि कुंवड़ वाले बैल वाला है, यह मुद्रा प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, और शेर के अवशेष कहीं नहीं प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है। आईआईटी जो खड़गपुर है, इन्होंने भी अपनी एक शोध पत्र में लिखा है क्या कि 900 वर्षों तक वर्षा न होना इसका मुख्य कारण था। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के डिक्लाइनेशन का। और एलेस्टीन और डीपी अग्रवाल ने भी सुखाड़ का हवाला दिया था। ठीक है। तो ये सुखाड़ का हवाला दिए थे और इन्होंने वर्षा न होना बताए थे। मृण पट्टिका पर दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। लेखन कला सबसे अधिक विकसित सभ्यता जो है सुमेरिया से प्राप्त हुआ है। और ब्रूस्टोफ्रेडन जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, यानी सर्पिला आकार में होता था। ठीक है। तो हमारा ये मतलब कि आपको ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता प्लस हड़प्पा सभ्यता प्लस ताम्रपाषाण आपको पूरे विस्तार से पढ़ाया गया है इस वीडियो में। आपको इस बात की मतलब ये तय होनी चाहिए जिम्मेदारी कि आपको इसको 2-3 बार देखना होगा। पहला नंबर की हम एनसीईआरटी से इसको कवर किए हैं, एनसीईआरटी। सेकंड है कि एंशिएंट हिस्ट्री के यूपीएससी के नोट्स हैं, उनसे कवर किए गए हैं। और घटना चक्र जो आते हैं उनसे, इन 3 बुकों को रेफरेंस किया गया है। और जितने भी एग्जाम हुए हैं, एग्जाम के पीवाईक्यू से, जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी की वो पीवाईक्यू को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आप इसे पूरे गैर जिम्मेदाराना अंदाज में न देखें, इसे जिम्मेदारी के साथ देखें और 2-3 बार देखें। नोट्स बनाए प्रॉपर। नोट्स अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में श्री कृष्ण आईएएस चैनल, टेलीग्राम चैनल है श्री कृष्ण आईएएस, इसी नाम से सर्च करिएगा तो वहां पे मिल जाएंगे, आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है, आप इसे पूरे ध्यान से देखिए, इसका सीरीज आते रहेगा। और हाँ, क्वेश्चन बनाते रहिए प्रीवियस ईयर का, और प्रैक्टिस सेट करते लगाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।